नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र गुर्जर। स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्या आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों भाषा, व्याकरण और लिपि का सामान्य परिचय। किसका? भाषा, व्याकरण एवं लिपि का सामान्य परिचय। दोस्तों हम इसमें भाषा के बारे में कुछ जान चुके हैं। भाषा के बारे में हम इसकी उत्पत्ति पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसका अर्थ पढ़ चुके हैं दोस्तों, अर्थ के अलावा इसकी परिभाषित कर चुके हैं हम इसे, और प्रकार पढ़ चुके हैं किसके? भाषा के। और प्रकारों की परिभाषा और किससे कहते हैं, सबसे कठिन कौन सा प्रकार है, सबसे सरल प्रकार कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा भाग 1 और भाग 2 में डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिएगा और उसके बाद ही आपको अगला पार्ट समझ में आएगा। आप इसको देखना, उसके साथ ही उसको भी एक साथ जोड़ के देखना, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब भाषा का प्रकार हम समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। तो भाषा के कुछ कौशल होते हैं। भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ? विकास क्रम, या फिर कह सकते हैं हम इसे कौशल भी। भाषा का विकास कौशल। ठीक है, अब कौशल का नाम आते हैं आपको शिक्षण विधियों में चले गए होंगे आप कि हम ये तो शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं कौशल। तो बताइए, अगर आप शिक्षण विधियों में कौशल पढ़ते हैं तो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बताइए कितने हैं। सबसे पहले संख्या की पूछी जाए तो संख्या दोस्तों आती है 4। कितनी? 4। अब बात आती है कौन कौन से है 4। तो दोस्तों पहला आता है सुनना, दूसरा आता है बोलना, तीसरा आता है दोस्तों पढ़ना, चौथा आता है दोस्तों लिखना। यानी कि क्या कहते हैं कि ये हमारे कौशल होते हैं, यह हमें सीखना ही पड़ता है। और कुछ है जो हमें जन्मजात होता है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या बोलना है, क्या सुनना है, यह हमें अर्जित करना पड़ता है। यानी कि ये दोनों जो है ये जन्मजात है दोस्तों। क्या है? जन्मजात है। ठीक है, ये जो है, ये दोनों जो है अर्जित ज्ञान है। क्या है दोस्तों? अर्जित ज्ञान है। ये क्या है? अर्जित ज्ञान है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों को तो हमें जन्म से प्राप्त है। ये दोनों शक्तियां तो शक्ति है हमारे अंदर। ये दोनों शक्तियां हमें जन्म से प्राप्त है। ये दोनों है जो हमें पढ़ना पड़ता है स्कूल में जाकर के, और लिखना पड़ता है हमें। लिखना पढ़ना दोनों अर्जित करते हैं हम, समाज में रह के अर्जित करते हैं हम, विद्यालय में जाकर के अर्जित करते हैं। यानी कि ये क्या है? एक अर्जित ज्ञान है। ठीक है, हम इसको क्या है कौशलों में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ, जिससे आपको वहां पर सीखने में आसानी रहेगी। अभी इनको याद करने का सबसे इजी तरीका होता है 3 प्रकार से। एक हिंदी से अगर आप याद करते हो, या इंग्लिश से याद करते हो, तो इन दोनों के लिए हिंदी से तो देखो आगे क्या है, ये सु, फिर बो, और फिर पल्ली, यानी कि सुबोपल्ली। याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए? सुबोपल्ली। ये याद हो गया तो आपको पूरे कौशलों का सही क्रम ही पूछा जाता है एग्जाम। ये नहीं पूछा जाता कितने कौशल है। बहुत इजी हो गया, 4 है, सबको पता है। क्रम क्या है, ये क्रम क्या भूल जाते हैं। बोलना, सुनना उल्टा सीधा हो जाता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर सुनने की बात करें तो होता है लिसन, बोलने की बात करें तो होता है स्पीक करना। क्या होता है? स्पीक करना। और पढ़ने की बात करें तो होता है रीडिंग, और लिखने की बात करें तो होता है राइटिंग। यानी कि इसको कह सकते हैं LSRW। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं अगर संस्कृत की बात करता हूं मैं, तो संस्कृत के अंदर इसको कहते हैं, सुनने को कहते हैं दोस्तों श्रवण। ठीक है, बोलने को कहते हैं वदन। क्या कहते हैं? वदन। और पढ़ने को कहते हैं पठन, और लिखने को कहते हैं लेखन। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? सर्वपल्ले। क्या हो गया? सर्वपल्ले।
तीनों की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है दोस्तों। मैंने कहा था जहाँ जहाँ ट्रिक भी बनेगी वहाँ वहाँ बताऊंगा, लेकिन लैंग्वेज में कभी ट्रिक की उम्मीद मत रखना दोस्तों, क्योंकि ट्रिक होती है हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि ये भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है, कौन कौन सी की ट्रिक आप याद रख पाओगे। इसलिए जितनी अपन को होनी चाहिए कि हाँ ये कौशल है इनको सही कर्म जमाने के लिए हो गई, तो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ में आसान ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, वो भी बताऊंगा। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन या तो ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम शिक्षा में इंग्लिश की पढ़ेंगे तो आपको इससे याद कर लेना, आपके पास इंग्लिश लेते हो तो, अगर हिंदी लेते हो तो इस तरह से याद कर लेना, संस्कृत लेते हो तो ऐसे याद कर लेना, और आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। लेकिन पूछता क्या है क्वेश्चन, मारियम मॉन्टेसरी, इसके अकॉर्डिंग पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का क्या क्रम है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सुबोपली जो ये है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसका क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, सु का सु रहेगा, बो का बो रहेगा, लेकिन लिप पहले आ जाएगा, प बाद में चल जाएगा, लिप सुबोलिप। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका क्रम हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम भाषा के उद्भव कहाँ से हुआ, भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा हमारे प्रचलन में आई है तो कहाँ से आई है। ये तो भाषा की उत्पत्ति पढ़ी हमने, भाषा का अर्थ पढ़ा, प्रकार पढ़े, संख्या पढ़ ली किसकी, कौशलों की। अब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि उद्भव, उत्पत्ति तो हमने पढ़ ली कि भाषा भाष धातु से बनी है। अब भाष धातु कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है, यानी कि इसका उद्भव कहीं ना कहीं संस्कृत से ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं संस्कृत से भी है तो कैसे है, क्या डायरेक्ट संस्कृत से हो गया या फिर है जो कुछ और भी भाषाएं बीच में आई है। अगर मैं एक बात करूं कि हमारे पास भारतीय जो भाषा है, इस भाषा की बात करूं तो डायरेक्ट भारतीय भाषा नहीं आई दोस्तों। कैसे आए, इससे पहले हमारे पास जो है सतम और इस केतु 2 भाषाएं थी, केतु, ये 2 भाषाएं थी, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुई, कठिन थी, और ये आगे बढ़ी। ये आगे बढ़ी तो ईरानी आ गई, ईरानी भाषा आई, ईरानी भाषा आई तो ईरानी भाषा के बाद भारत और ईरानी, यहाँ पर ईरान है दोस्तों सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर ईरानी, और ईरानी का फिर हमारे पास एक तो रूप आता है भारतीय, एक इसी का आता है ददरी, और एक और रूप आता है इसका जो आता है ईरानी, ईरानी। यानी कि कह सकते हैं हम कि भारतीय भाषा जो सतम है, सतम से ईरान में चेंज हुई, ईरान से भारत में, भारत से फिर वापस ईरानी, ईरानी के 3 रूप निकल के आए, भारतीय, ददरी और ईरानी। और ये जो भारतीय है इसका आया है प्राचीन भारतीय, इससे निकल के क्या है दोस्तों, प्राचीन भारतीय, क्या है, प्राचीन भारतीय, यानी उसका रूप क्या हो गया, प्राचीन भारतीय भाषा, जो क्या थी, एक आर्य भाषा थी। ठीक है, यानी कि ये भाषा जो प्राचीन भारतीय भाषा निकल के आई, वो कौन सी निकल के आई हमारे पास दोस्तों, ये जो प्राचीन आर्य भाषा निकल के आई वो आई संस्कृत। कौन सी आई इसकी, संस्कृत। मतलब कह सकते हैं हम भारतीय भाषा हमारी प्राचीन, और जो मूल भाषा निकल के आई वो क्या थी, संस्कृत। मतलब ये संस्कृत हमारी मूल भाषा हो गई, प्राचीन हो गई, सभी भाषाओं की जननी, क्योंकि यहाँ से ही सारी भाषाएं चलेगी। तो इसको कह सकते हैं हम प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा कह सकते हैं, मूल भाषा कह सकते हैं, जननी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये संस्कृत भाषा है, ये सबसे प्राचीन भाषा है, इसी भाषाओं से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है एक तरह से, जिसे उद्गम कहते हैं, जन्म कहते हैं, वो तो जननी माँ से ही होता है। तो वो हो गई मूल भाषा, क्योंकि सबसे पहली और मेन जड़ जिसे कहते हैं वो यही है। अब अगर एक प्राचीन से बात मेरे सामने आई है कि संस्कृत भाषा में जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, कौन सा है, वो ग्रंथ है ऋग्वेद।
ऋग्वेद ग्रंथ है, ये ऋग्वेद, इस ऋग्वेद की रचना, जो रचना है वो संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में है। समझ में आया दोस्तों। यानी कि भारत से खत्म केतुम आगे नहीं चली, फिर हमारे पास क्या आ गई, ईरान आ गए, भारत आ गए, ईरानी आ गई, ईरानी का भारतीय ददरी, और उसके बाद में भारतीय के बाद में प्राचीन भारतीय भाषा जो निकल के आई वो थी आर्य भाषा, और आर्यों की भाषा बोली जाती है संस्कृत, यानी कि सबसे प्राचीन हमारी भाषा संस्कृत हो गई। संस्कृत भाषा जो निकल के आई है उसको हम प्राचीन भाषा भी कहेंगे, क्योंकि प्राचीन भाषा है। उसको हम मूल भाषा कहेंगे, सबसे मूल भाषा निकल के आई है वो यही है। इसी भाषाओं से सभी भाषाओं की क्या होगी, जन्म होगा, इसलिए जननी कहते हैं। अगर बात करें प्राचीनतम ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमारे पास कौन सी भाषा आ गई सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, भारतीय भाषा की बात करें तो वो भाषा हमारे सामने निकल के आ चुकी है दोस्तों, संस्कृत। क्या आ चुकी है, संस्कृत। ठीक है, अब आज करते हैं हम आगे, संस्कृत से कैसे कैसे आगे, क्या डायरेक्ट हिंदी आ गई, पहली भाषा कौन सी आ गई, संस्कृत। मतलब हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट कह सकते हैं कि हमारे पास प्राचीन भारतीय या कह सकते हैं आर्य भाषा क्या थी, संस्कृत। क्या थी दोस्तों, संस्कृत थी। समझ में आया यहाँ तक, संस्कृत थी। तो ये संस्कृत, इसका समय क्या था, काल, काल क्या था, क्या किसी समय में जो मैंने आगे का बताया था उनका भी काल होगा, तो उनके काल में तो ये डायरेक्ट थी नहीं, तो डायरेक्ट ही काल आया है इसका। जब ये संस्कृत आए तो 1500 ईसा पूर्व से आ चुकी थी, और कब तक रही है, ये 500 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा दोस्तों। क्या काल रहा है इसका, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक काल रहा। यानी कि संस्कृत के मेरे हमारे सामने दो रूप प्रचलन में आए दोस्तों। कितने रूप, दो रूप प्रचलन में आए। देखते हैं कौन कौन से। एक तो आया दोस्तों वैदिक रूप, वैदिक संस्कृत, ठीक है, और एक आया दोस्तों लौकिक। क्या आया, लौकिक। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम वैदिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर लौकिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला लौकिक आया, दूसरा जब वैदिक आया, तो लौकिक जो भाषा थी, वैदिक भाषा थी, वैदिक भाषा के अंदर वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना, वेदों के अलावा और क्या हुई, उपनिषद, उपनिषदों की रचना। उपनिषदों के रचना के बाद में और क्या हुआ, पुराणों की रचना, तो यानी कि ये सब क्या हो रही, रचना होना मतलब लिखे जा रहे हैं। लिखने का मतलब क्या हुआ फिर, यानी कि इनकी रचना हो रही है, तो ये एक लिखी जा रही भाषा है, तो ये क्या होगी, लिखित भाषा है। लिखित भाषा थी, जो हमारे पास वैदिक भाषा थी वो लिखित भाषा थी। तो लिखित थी, तो ये लिखित भाषा क्या थी, ये कठिन भाषा थी। लिखित तो थी लेकिन लिखी गई कैसे, कठिन भाषा में लिखी गई, यानी कठिन हुई। और कठिन होने के कारण ये क्या हुई, आगे नोट, यहाँ पर नोट डाल देता हूँ, नोट, ये है भाषा कठिन है, यानी कठिन होने के कारण लंबे समय तक या ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं चल पाई। समझ में आया, यानी कि क्या नहीं हो पाया, लंबे समय तक नहीं चली। ठीक है, ये हमारे पास नोट है इंपॉर्टेंट, कि यानी कि नहीं चली, तो इसका कहीं ना कहीं इसी काल के अंदर अंदर ये क्या हो गई, नष्ट हो गई या समाप्त हो गई, वहां की वहीं रुक गई। मतलब नष्ट नहीं हुई, रुक गए हो। आज भी हम वेदों को पढ़ते हैं तो क्या वो नष्ट थोड़े हो गए, वेद है, वेद तो नष्ट नहीं हुई है, वहां की वहीं रुकी हुई है। मतलब आगे नहीं चली, वहां की वहीं रुकी हुई है। यानी वेद भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, पुराणी पढ़ते हैं, तो है वो, तो है, तो यानी कि भाषा है अभी भी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ी, इनमें और रचना नहीं हुई, और ये आगे बढ़ गई। अब यहाँ तक तो मैं वैदिक को समझ में आ चुका आपके। अब बात करता हूँ मैं लौकिक की। ठीक है, लौकिक की अगर मैं बात करूँ,
लौकिक की अगर मैं बात करूं तो लौकिक भाषा थी, ये हमारी क्या थी, ये लिखित भाषा थी, लिखी हुई होती है। एक तो होती लिखित, एक होती मौखिक। तो यानी कि ये क्या थी, एक बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा का मतलब यानी कि आदान प्रदान करने की, बोलचाल मतलब आदान प्रदान का माध्यम था। ठीक है, एक साधन था, माध्यम कह दो या साधन कह दो। ठीक है, तो यानी कि लौकिक भाषा के अंदर कुछ तो लिखे गए, लौकिक ग्रंथ लिखे गए। लौकिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? लौकिक ग्रंथ के अंदर बात करें तो रामायण है, महाभारत है, पतंजलि का जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है, यानी कि इनकी रचना पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, इन्हें पवित्र ग्रंथ कहते हैं। इन पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है दोस्तों, क्या हुई? पवित्र ग्रंथों की रचना हुई, किसमें? लौकिक भाषा में। लिखी भी, लिखित भी ऐसा नहीं है कि बोलचाल की भाषा तो मौखिक की मौखिक है, ये क्या लिखित भी है। यानी कि ये भाषा जो है कैसी थी? बोलचाल की भाषा थी, लिखित भाषा थी। और ये जो भाषा है क्या हो गई, हमारे पवित्र ग्रंथ जो है, वो लौकिक ग्रंथ जो है पवित्र ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, रामायण महाभारत की रचना हुई। ठीक है, अब बताइए, रामायण महाभारत वाला क्या वंश आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? क्या हम इस भाषा को नहीं बोलते क्या? संस्कृत हम नहीं पढ़ते क्या? लेकिन वेद पुराणों को हम समझ नहीं पाते हैं और इनको हम आराम से समझ लेते हैं। तो यानी कि ये फिर आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ने के बाद में इसका जो इस भाषा का लौकिक भाषा आगे बढ़ी, और इसका दूसरा रूप यानी पहला रूप क्या है हमारे पास? पहला लौकिक है, संस्कृति है वैसे पहला, इस संस्कृत करेंगे पहला। इस संस्कृत के अंदर दो भाग थे, एक रुक गया एक, तो दूसरी हमारे पास सामने आई वो दोस्तों पाली भाषा है। कौन सी आई? पाली भाषा। पाली भाषा। अब तो पाली भाषा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मैं पाली तक आ चुका था, तो हम वापस से एक बार मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। संस्कृत हमारे पास भाषा आई। ठीक है, इस संस्कृत का काल था हमारे पास 1500 ईसा पूर्व से क्या था? 500 ईसा पूर्व था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसके दो रूप आए थे, एक आया था वैदिक, दूसरा आया था लौकिक। लौकिक। ठीक है दोस्तों, इस लौकिक का रूप आया फिर क्या? पाली। क्या आया दोस्तों? पाली रूप आया। ठीक है, इसमें से कौन सा आया? पाली आया। इस पाली जो आया है इसका काल क्या है? पाली भाषा जो आई है उसका काल क्या है? इसका अगर 500 तक आया तो 500 से इसका स्टार्ट हो गया, फिर 500 ईसा पूर्व से यहाँ आ जाएगा 1 ईसा तक। ठीक है दोस्तों, 1 ईसा तक, यानी कि इसका काल हमारे पास सामने आ चुका है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास रामायण महाभारत यानी कि काल चल रहा है, तो इसमें भी कोई सा तो काल आया है, तो किस धर्म का उद्भव हुआ यानी कि उद्गम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म प्रचलन में आया, में था। क्या प्रचलन में था उसमें? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म प्रचलन में था, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ भी थे, यानी कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ ग्रंथों की रचना हुई। कि रचना भी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रचना हुई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म की रचना किस भाषा में हुई, तो बौद्ध धर्म कब प्रचलन में आया दोस्तों? 500 से 1 ईसा के बीच में आया था। और इस समय 500 से 1 ईसा के बीच में कौन सी भाषा प्रचलन में थी? पाली। तो इसकी ग्रंथों की रचना जो हुई है वो कौन सी भाषा में होगी? पाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, मैं इस पाली को पूरी पाली भाषा लिख देता हूँ, पाली भाषा। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, पाली भाषा में रचना हुई। यानी कि पवित्र ग्रंथ जो है, इन पवित्र ग्रंथ वो कौन कितने हैं? पहली बात तो ये 3 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है अभिधम्म पिटक, दूसरा है
विनय पिटक, तीसरा है सुत पिटक। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है, बौद्ध धर्म यानी पाली भाषा आ चुकी है। और पाली भाषा जो आई है, उस पाली भाषा के हमारे पास, पाली भाषा के समय में बौद्ध धर्म प्रचलन में था, यानी बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, पवित्र ग्रंथ है वो जो क्या है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, इनकी जो रचना हुई है वो किसमें हुई है, पाली भाषा में हुई है। ठीक है दोस्तों, और इन तीन यानी कितने ग्रंथ हो गए दोस्तों, तीन ग्रंथ हो गए। और तीन ग्रंथ होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक भी कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि इस भाषा का काल और इस भाषा का धर्म और इस भाषा में रचे गए ग्रंथों के हमारे पास चर्चा हो चुकी। पाली भाषा के बाद में अगली भाषा जो हमारे प्रचलन में आती है वो दोस्तों आती है प्राकृत भाषा। कौन सी, प्राकृत भाषा। यानी कि पाली भाषा की एक और बात बता दूं, जैसे वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, तो ये मध्यकालीन भाषा थी दोस्तों। प्राचीन प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी थी, पाली थी। कौन सी थी, पाली थी। ठीक है, समझ में आ गया। प्राकृत भाषा पे आते हैं हम। प्राकृत भाषा के बारे में अगर बताते हैं तो इसका काल भी होगा, जैसे सबका काल है इसका काल होगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुंच चुके थे, एक ईसा तक पहुंच चुके थे। तो एक ईसा से 1000 ईसा तक पूर्व नहीं चलेगा, क्यों उल्टी नहीं चल रही दोस्तों, एक से स्टार्ट हो चुकी है, वहां एक तक पीछे से गई थी, 1500 से 500 पे, 500 से एक पर। ठीक है, और एक से अब 1000 पे पहुंच गई, तो यानी कि प्राकृत भाषा है। अब दोस्तों प्राकृत भाषा जो है, इस समय अगर यहाँ पर भी धर्म प्रचलन में आया, तो यहाँ पर भी इस समय भी कोई धर्म प्रचलन में आएगा, तो वो था जैन धर्म। कौन सा दोस्तों, जैन धर्म। जैन धर्म प्रचलन में था, समझ में आया। यानी कौन सा धर्म, जैन धर्म। तो जैन धर्म के अगर पवित्र ग्रंथों की बात करूं, तो इनके जो पवित्र ग्रंथ थे दोस्तों, पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्राकृत भाषा में किन ग्रंथों की रचना हुई, तो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों की रचना किसमें हुई दोस्तों, प्राकृत भाषा में। अगर कहा जाए जैन धर्म के समय की भाषा कौन सी है, यह एक ईसा से 1000 ईसा तक की भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक जो मध्य में जो भाषा प्रचलन में आई थी, कौन सी थी, पाली। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इन पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब पढ़ेंगे हम प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा प्रचलन में आई। ठीक है, आप इसके मैं बता तो देता हूँ, यहाँ के बाद में भाषा प्रचलन में नहीं आई दोस्तों। यहाँ पर क्या है, अपभ्रंश पढ़ चुका था, अपभ्रंश भाषा आई थी। कौन सी, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, इसके बारे में हम अगले ऊपर से चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ के तक आपको समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट अपभ्रंश लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा। अपभ्रंश भाषा कहते किसे हैं, जल्दी से आपको अगर पता है अपभ्रंश होता क्या है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, तो
अपभ्रंश भाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अपभ्रंश कहते हैं किसे हैं। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, आपको मैं समझाने का जो तरीका है वो पूरा अगर आपके समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। आप अकेले मत देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उनको भी, अगर वो भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट हुआ, एसआई हुआ, पटवार हुआ, हाई कोर्ट ग्रुप डी हुआ। इधर से हम अगर बात करें शिक्षक भर्ती में, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे से वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या हम बीएड करते हैं तो पीटीटी जिसे कहते हैं, प्री टीचर्स की जो एग्जाम होती है, प्री बीएड या बीएसटी होती, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आपके लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपने सामने जो भाषा आई थी वो कौन सी आई दोस्तों, अपभ्रंश भाषा। यानी कि अपभ्रंश का अर्थ बता देता हूं मैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ का मतलब ये है कि आपको ये धरातल है, पृथ्वी है। अब इस पे क्या हुआ कि पृथ्वी कहीं ऊपर कहीं खाबड़ कैसे कर आकर के क्या पड़ गए, वलन पड़ गए। ठीक है, कहीं से ऊपर हो गए, कहीं नीचे हो गई, कहीं ऊपर हो गए, कहीं नीचे, यानी कि क्या है, वलन पड़ना। वलन पड़ना मतलब बिगड़ गई, बिगड़ना मतलब भ्रंश पड़ना। ठीक है, ये सारे के सारे हो चुके हैं, इनके रूप बिगड़ गया, वलन पड़ गए, ये ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हम कह सकते हैं बिगड़ना। अब भ्रंश का अर्थ है यानी कि भाषा का बिगड़ना या बिगड़ा बिगड़ा हुआ रूप। क्या है, बिगड़ा हुआ रूप। कैसे, जैसे कि आपको उदाहरण बताता हूँ, रामेश्वर एक नाम होता है, बहुत अच्छा नाम, रामेश्वर, राम का ईश्वर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रामेश्वर के साथ कहते आए थे, संस्कृति चली, तब पाली चली, प्राकृत चली, लेकिन जैसे अपभ्रंश हुआ तो रामेश्वर को रामेश्वरी कहने लगे, यानी कि बिगड़ चुका, शब्दों का रूप बिगड़ गया। बगड़ा क्या, बिगड़ा क्या, भाषा, भाषा मतलब शब्दों का रूप, शब्दों का रूप बिगड़ गया दोस्तों। किसकी जगह क्या प्रयोग में लेने लगे, वो बिगड़ चुका। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर ही भाषा क्या हो गई, बिगड़ गई, वलन पड़ गई इनमें, यानी कि भ्रंश पड़ चुकी है। तो यानी कि ये भाषा है, तो इसके साथ में बिगड़ी तो कभी कौन सी भाषा कभी हुई, देखो इसमें कई भाषाओं का उद्गम हुआ। एक तो हुआ दोस्तों शोरसेनी, शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और अर्ध मगधी अपभ्रंश। अपभ्रंश दोस्तों सबके पीछे जुड़ेगा, मगधी, महाराष्ट्री, केकय। ठीक है, तो इस तरह से कई भाषाओं जो है क्या आया दोस्तों, इसका अपभ्रंश पढ़ने के बाद में इसका रूप बिगड़ा, तो रूप बिगड़ते ही इनका रूप सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस भाषा के अंदर से तो हमारे पास आई पूर्वी भाषा, सॉरी पश्चिमी भाषा, पश्चिमी भाषा, वो भी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। यहाँ इससे आए पूर्वी हिंदी, इससे मगधी से आए हमारे पास बंगाली, इधर से बिहारी। ठीक है, ब्रिज जो है, ये सारी भाषाएं यहाँ से। महाराष्ट्र से मराठी आए, और कई से पंजाबी आए। यानी कि इन भाषाओं का उद्गम इस तरह से हो गया कि सबकी अलग अलग भाषाएं आ चुकी है। सॉरी दोस्तों, पंजाबी तो दोस्तों, पंजाबी तो हमारे पास उससे टक से आई है, इससे तो बेहड़ आई है, बेड़, इससे टक, टक से आई है पंजाबी दोस्तों, पंजाबी आई है। ठीक है,
तो यानी कि इन भाषाओं का क्या हो गया, उद्गम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अपन को यहाँ से मत तो इधर तो कोई मतलब है नहीं कि हमें हिंदी का उद्गम लेना था। हमारे पास ये दो रूप आए, एक तरह से रूप बिगड़ा, रूप बिगड़ने बाद एक रूप ये एक रूप ये आया। अब इन दोनों में ही क्या है हमारे पास, पूर्व में बोली जाने वाली हिंदी, पश्चिम में बोली जाने वाली, यानी कि हमारा जो भारत देश है उस भारत देश के अंदर पश्चिम और पूर्व में जहाँ भी बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है दोस्तों, हिंदी। यानी हिंदी का क्या हो गया है, उद्गम हो चुका है, हिंदी आ चुकी है प्रचलन में। और इसका जो प्रचलन में आई थी वो आई थी हमारे पास 1050 ईस्वी में। मतलब हम वहां प्राकृत से ये आई थी, ये कब थी, 1000 तक, यानी 1000 से 1050 तक, 1000 से 1050 तक अपभ्रंश में रही है, बिगड़ा हुआ रूप रहा, फिर उसके बाद हिंदी आ गई। ठीक है, ये तो हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का उद्गम। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का उद्गम कैसे हुआ। 3 प्रकार से बताया था, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। भौगोलिक दृष्टि से कुछ ज्यादा नहीं है, दूसरा रूप है ये। दृष्टिकोण से, यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास में थोड़ा सा मैप तो नहीं बनाना जानता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि भारत का मैप बना सकूं। ठीक है, ये भारत का मैप है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहते हैं कि मध्य भारत में, या फिर कहते हैं गंगा जमुना का मैदान जो है, यहाँ पर क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है दोस्तों। मतलब मध्य भारत का मतलब है, यानी कि भारत का जो मध्य का हिस्सा है, इसके पूर्व में पश्चिम में, पूर्वी पश्चिम में आया था हमारे पास, वही बात है कि पूर्व में पश्चिम में, कुछ इधर भी कुछ इधर भी, यानी कि यहाँ सब जगह क्या बोली जाती है, हिंदी। जैसे यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, इधर जैसे कि और नीचे चले गुजरात है, दिल्ली है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, यूपी, एमपी, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इधर से हम बात करें, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, गुजरात आ गया, उड़ीसा में वैसे उड़िया बोली जाती है दोस्तों, उड़ीसा में नहीं आती। ठीक है, तो इस प्रकार से कई भाषाएं हैं जो हमारे पास क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हमारे पास के अंदर साथी, तो इसी प्रकार से अंडमान, निकोबार, द्वीप समूह, ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारे जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या बोली जाती है दोस्तों, वहां पर हमारे पास बोली जाती है क्या, हिंदी बोली जाती है। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में लगभग हमारे क्या बोली जाती है, जो मध्य में है वो टच होता हुआ सारा ये जो क्षेत्रफल है उसमें क्या बोली जाती है, या कह सकते हैं गंगा जमुना का जो मैदान है उसमें भौगोलिक दृष्टि से क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, बिहार भी आता है दोस्तों इसमें, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले चुके। तीसरा प्रकार और पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों,
ताकि और को भी लाभ मिल सके। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा प्रकार जो हमारे पास होता है, इम्पोर्टेंट है हर प्रकार से, राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो दोस्तों हमारे पास राजनीति का नाम आते ही एक बात आ जाती है, संविधान। यानी कि संविधान की चर्चा करेंगे हम, संविधान के अंदर कहाँ कहाँ है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, संविधान की बात करें तो हमारे पास जो अनुसूची 8 है, क्या है, अनुसूची 8 है। इस 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण से, संविधान मतलब संवैधानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो संविधान के अंदर अनुसूची 8 में हमारे पास क्या बताया गया, 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इन 22 भाषाओं में क्या किया गया है, इन 22 भाषाओं में हिंदी को भी रखा गया है। इन 22 भाषाओं के अंदर एक भाषा कौन सी है, एक हिंदी भाषा भी शामिल है क्या, है। ठीक है, हिंदी भाषा भी शामिल है। और बात करूं अगर मैं, तो भाग 17 के अंदर, भाग 17 में अनुच्छेद 351 से 354 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो संविधान की दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से हम बात करें तो अनुसूची 8 और भाग 17 दोनों में ही हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। यहाँ तो मिलता है अनुच्छेद 351 से 354 तक, यहाँ मिलता है 22, इसके अंदर 22 भाषा को जोड़ा गया, उनमें एक भाषा हिंदी की है। यहाँ 22 भाषाओं को का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास इसके बाद में निकल के आता है, जिसके शॉट ले लीजिए आप, इसका पूरा भाषा का निचोड़ आता है हमारे पास, ताकि हम व्याकरण को स्टार्ट कर सके। भाषा को मैं खत्म करता हूँ, क्या लाता हूँ उसके बाद, लेके आता हूँ मैं आपके पास व्याकरण। यानी कि मेरे पास कुछ बातें, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है कि बोली क्या होती है, ये होना चाहिए, भाषा के अंदर आता है, भाषा क्या होती है, और राष्ट्रभाषा क्या होती है। आपको पता है तो आप कमेंट में लिखते जाइए। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। आप जल्दी से कमेंट में मुझे लिखते जाइए कि ये भाषा कौन सी होती है। अब मैं बता देता हूं, ये जो है हमारे पास बोली है, मैंने एक कहावत बताई है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बाणी। यानी कि 3 किलोमीटर में एक कोस होता है ना। तो यानी कि कोस, एक कोस पे, दूसरे कोस पे, तीसरे कोस में, हर 3 किलोमीटर में पानी चेंज हो रहा है। किसी कुएं के अंदर या किसी बोरवेल के अंदर या ट्यूबवेल के अंदर पानी कैसा होता है, मीठा, खारा, अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट होता है। तो 3 कोस में, तो एक कोस में तो क्या बदल रहा है दोस्तों, पानी बदल रहा है। और 4 कोस की बात करें तो वाणी मतलब बोली बदल रही है। तो यानी कि ये क्या है, एक सीमित क्षेत्र है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सीमित ही क्षेत्र होता है। 4 कोस की बात आ गई तो 3 को 4 से यानी 12 किलोमीटर के अंदर चेंज हो जाती है लगभग। तो यानी कि एक सीमित क्षेत्र, हम कह सकते हैं कि एक, इसको अगर मैं परिभाषा में लिखूं, आपके समझ में आ चुका है तो, कि
एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली, या हम एक जो निश्चित एक सीमित क्षेत्र होगा, गांव होगा, शहर होगा कोई सा, उसमें बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बोली। यानी कि जैसे कि मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो ये राजस्थान हमारा, तो इसमें यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र होता है, मेवाती यानी मत्स्य यानी कि मत्स्य जो है क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, इसमें क्या बोली जाती है, इसमें मेवाती बोली जाती है। यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ढूंढाड़ी आ जाती है, यहाँ पर और आगे सीकर झुंझुनू की बात करें तो वहां पर शेखावटी आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि हर क्षेत्र में क्या बदल रही है, बोली। अगर इसी बोली को किसी बोली का रूप विस्तृत होता है या फैलता है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। यानी वो क्या हो जाती है, अगर कोई भी बोली है, जब तक छोटे से क्षेत्र में जब तक बोली है और वो छोटे से क्षेत्र से उसने क्या किया, रूप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो क्या हो गई, एक विस्तृत क्षेत्र में फैल चुकी, तो वो एक भाषा हो जाएगी। और जब तक यहाँ पर जब तक बोली है, वो एक निश्चित क्षेत्र में तब तक बोली है, जब उसका विस्तार होने लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। बात करता हूँ मैं राष्ट्रभाषा, यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो राष्ट्र के अंदर यानी कि जो संविधान में दर्जा है जिसको, यानी कि जो जिस भाषा का संविधान में उल्लेख है, यानी कि कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख में एक हिंदी भी है, इसलिए राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, जो भाषा माँ या परिवार से सीखी जाती है, परिवार से 22 भाषा दोस्तों सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर राजभाषा की बात करें, जो भाषा राजकीय या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। अब देखो, राष्ट्रभाषा जिसको संविधान में दर्जा दिया गया वो भाषा राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, तभी उसे दर्जा प्रदान हुआ। दूसरी बात मातृभाषा, जो हमारे परिवार के सदस्यों से या समाज में रह करके जो भाषा सीखते हैं, वैसे प्रारंभिक भाषा या प्रथम टीचर जिसे कहे वो माँ होती है, इसलिए माँ से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा। इसी में शब्द में छुपा हुआ है, मातृ मतलब माँ, और माँ की भाषा जो सीखी जाती है। राजभाषा जो हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे कि कोर्ट हो गए, या फिर जो लेखा जोखा जिसमें किया जाता है, संविधान, कलेक्ट्रेट हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, जितने भी विभाग है सरकारी राजकीय विभाग, उनमें प्रयोग में ली जाती है वो भाषा क्या होती है, राजकीय भाषा होती है, यानी कि राजभाषा होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद इसी टाइम, और चर्चा करेंगे हम व्याकरण पर। व्याकरण और लिपि बची है दोस्तों, अगले टॉपिक में हम व्याकरण और लिपि के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।